वो सर कुचल दिया है। लेकिन साथ ही साथ जो बात मैं कहना चाहता हूं, तिश्ना लबी ने जब भी ज़ौक़े अमल दिया है, तिश्ना लबी ने जब भी ज़ौक़े अमल दिया है, रिंदों ने मैकदे का साकी बदल दिया। आपने देखा कि ऐसा बदला कि एक का तो निशान नाम निशान 128 साल की पार्टी का नहीं बचा, और दूसरी की क्या हालत होगी। तिश्ना लबी ने जब भी ज़ौक़े अमल दिया है, रिंदों ने मैकदे का साकी बदल दिया। तो मैं कहने का मकसद ये था कि जो मुकाम हासिल करने की बात आज यहाँ की जा रही है, जिसकी शुरुआत आपके सामने हो रही है, और तकरीबन 16, 17, 22 लोगों का जो आपने इंतखाब किया है, जिन लोगों को चुना है इस अवार्ड के लिए, those of our friends, Indian and foreigners both, who have been selected for this prestigious award, they deserve heartiest congratulations. And then this is the beauty of this whole body which has selected. तहे दरिया से भी जा ढूंढ निकाला गौहर, निगाहें कामिलों पर पड़ी जाती हैं जमाने की। जिन लोगों को आज अवार्ड में आपने देखा, जिनके नाम है, जिनको दिया जाएगा, इनको ढूंढने में दुआ साहब ने कितना वक्त लगाया होगा, इनकी कमेटी ने कितना वक्त लगाया होगा, वो आपको दिखागा। लेकिन जिन लोगों से मैंने मुलाकात की, अभी हमारे यंग मिस्टर जो मेरे नौजवान साथी बोल रहे थे जी, मयूर साहब, मैंने इनको देखा, सुना और बात कर रहा था। इन्होंने बताया कि जेल में और जेल के बाहर जो बच्चे हैं, उन पर ये स्पेशली काम कर रहे हैं महाराष्ट्र और दीगर इलाकों में। मैंने इनको बताया कि जब मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस था, तो चेयरमैन स्टेट लीगल सर्विसेज के अथॉरिटीज के नाते हमने जेल में और जेल के बाहर जो जेल में कैदी हैं, उन जो महिला कैदी हैं, बहुत सी ताजपुर, दुर्ग, जबलपुर, इस जगह कहीं जाके हमने, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ज्यादातर जेलों को देखा, उनके छोटे छोटे बच्चे जेल में, उनकी तालीम, तरबियत, ध्यान पूरा किया जा रहा है। लोग करते हैं, हमने किया है। जुडिशरी के लोग भी आजकल काफी काम कर रहे हैं। हमारा दायित्व है, नेशनल आर्टिकल 39 में कॉन्स्टिट्यूशन के हमारी ड्यूटी बन गई है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नाते ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो काम किया जाता है वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं कह ये रहा था कुमार साहब कि आपने समाज को, देखिए जो न्याय की बात है, जज तो दोनों को सुनता है। मुझे एक लिहाज से एक मेरे लिए बड़ा अच्छा भी है कि 26 साल की वकालत के बाद मैं हाईकोर्ट का जज बना। 12 साल हाईकोर्ट की जजशिप के बाद फिर मैं 2006 में रिटायर हुआ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूं। तो वकालत, जजशिप और फिर सुप्रीम कोर्ट की वकालत, मुझे ये तजुर्बा है। हमने ये देखा है कि जजेस उस वक्त तक अपना कलम और अपना फैसला नहीं दे सकते जब तक कि वकला साहिबान मुकदमात को और PIL के जरिए से उन गरीब ऐसी बातों को जब तक सामने नहीं लाएंगे, जब तक उनकी पैरवी नहीं करेंगे। मैं आपको 2 वाक़या बताने के बाद बात खत्म करता हूँ। मैंने एक खबर पढ़ी, बहुत सी खबरें पढ़ी, लेकिन एक खबर से रुजगा करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक साधु ने उसके पास अपने बच्चे जो बचिया थी उसको बेचा और अपने बच्चे का दाह संस्कार फिर किया। छत्तीसगढ़ का वाकया है। हम और आप शायद बहुत अच्छे माहौल में हैं, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ है कि आदमी के पास इतना भी साधन नहीं है जो उनको किसी ने दान में दी थी उस बच्चा करने के लिए। हमने भेजा, कलेक्टर को पता लगाया, जुडिशियल साइड में जब मामला लिया तो वाकई में ऐसा था कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था जीप से, और उस साधु के पास सिवाय उस बच्चिया के कुछ और नहीं था जिसको उसने बेचा और उस अपने बच्चे का दाह संस्कार किया। जब हमें ये देखा तो हमने कहा इतनी बड़ी भारत सरकार, इतनी बड़ी छत्तीसगढ़ सरकार, तुम लोग क्या करते हो? तब बाद में मालूम हुआ कि किताबों में ऐसा कानून है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने यहाँ के सब यूनियन ऑफ इंडिया को तलब किया, छत्तीसगढ़ सरकार को तलब किया, छत्तीसगढ़ चीफ सेक्रेटरी तलब किया। तब उसके बाद से शुरू हुआ कि इस तरह की जो मौतें हो जाती हैं
इन सब का प्रावधान है। तो प्रावधान तो बना रखे हैं, उनका ज्ञान नहीं है। कितने लोगों को मालूम है कि हमने सीनियर और डिसेबल्ड और पेरेंट्स के लिए 2007 में एक कानून बनाया है? शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। सीनियर सिटीजन पेरेंट्स मेंटेनेंस का, ये बातें लोगों तक पहुंचाना है। और दूसरी बात मैंने एक बाप से कही थी, जो मैंने पढ़ी, और वो थी, एक बच्चों ने अपने कपड़े जलाकर सर्दी जाड़े की रात में अपने बाप को कोशिश की सर्दी से बचाने की, लेकिन बचा नहीं सके और उनका स्वर्गवास हो गया। इसको भी हम बहुत से मामले लेते हैं, लेकिन उस वक्त ले पाते हैं जब जर्नलिस्ट खोजबीन करके हमारे सामने ये बात लाते हैं। हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम जब तक कि हमारे सामने वो बातें न लाई जाएं, और उस बातों को लाने के लिए जर्नलिस्ट भाइयों की जरूरत होती है। और ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट, ये बड़े बड़े अखबार तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, इनका अपना भी है, लेकिन छोटे छोटे जर्नलिस्ट जो कस्बों और देहातों और जो तालुकात और शहरों में जाते हैं, जो चीजें वो निकाल के लाते हैं, उन चीजों पर जब हमारे वकला साहबान, हमारे वकील साहबान, जिन दोनों को आप करने वाले हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। आइए हम और आप मिलकर दुआ साहब की, अल्लाह ताला इनकी ये दुआ जरूर कबूल करे कि हिंदुस्तान में ये मजहबी जात पात के जो इख्तलाफात हैं ये खत्म हो जाए। इसी दुआ के साथ आप और हम जब इस दुआ में शामिल होंगे, तो शायद ये मकसद जो इनका है, ये चेन जो इनका है, ये जो जंजीर बनाई है, मोहब्बत की जंजीर बनाई है, ये जंजीर, ये हमारा नाम और आप एक एक साथी, हम और आप तो शायद आपकी इस रुपानी का, we can't pay you from different places you have come, but God is there to bestow His blessings on you. With this prayer दुआ साहब मैं करूंगा कि आपकी कोशिश इतनी कामयाब हो कि आज के बाद हमारे यहाँ कोई फसाद ना हो, और अगर फसाद हो तो आपस में उसको हल कर लिया जाए। हम इस तरह चले कि एक फैमिली में जिस तरह से झगड़े हो जाते हैं, बाद में एक हो जाते हैं, तो हम और आप इस सबक को भी लेके चलें। इन्हीं अल्फाज के साथ, इसी दुआ के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ढक दिया आपने। अशोक जी थोड़ा स्माइल दे के। देवानंद धरती पे आ जाओ। नमस्कार जी। तो दादा कोंडके एक कॉमेडियन आर्टिस्ट, जिसका लगातार 9 पिक्चर सिल्वर जुबली बन गया था। इसका खासियत ऐसी था कि वो डबल मीनिंग का जोक था, और उनके साथ मैंने कोई दिन निकाला है, और उन्होंने मेरे को एक सिखाया कि पब्लिक के सामने कैसे जाने का। एक मामूली आदमी आज सबका गले का ताज बन गया। जैसे राज कपूर के घर में भी उसका फोटो था कि पूरा दुनिया को हंसाना उसका एक काम था, वो शाहिद था। तो उनके साथ रहने का मेरे को जो मौका मिला, दोनों में कॉमन जैसा ऐसे है कि देखने में हम दोनों सेम, कुछ फर्क नहीं। वैसे तो कॉमेडी में मैं बोल जाता हूँ कि दादा मेरे जैसे दिखते थे, लेकिन दादा ने एक दफे कि दादा जितने बड़े आदमी होते हैं ना, सब बड़े भगवान होते हैं। एक ऐसे काम करके जाते हैं कि उनके पीछे लाखों हजारों आदमी खाना खा के अपना पेट भर के जी सकते हैं। वैसे उनके नाम से मैं आज मुकेश के नाम से, रफी के नाम से आदमी लोग गाते हैं, खाते पीते, रिकॉर्ड शूटिंग करते हैं, कितना आदमी। तो ऐसे काम होना चाहिए कि अपने नाम से आगे चलना चाहिए।
तो दादा की एक जोक था कि हमारे जैसे ऐसे बोलते कि जो तकिया बोलते हैं सोने के लिए लेते हैं तो उसको हम उषा कहते, उषा। तो दादा की जो हीरोइन था उसका नाम भी उषा था। जैसे सोने के लिए आदमी लोग दो दो तकिया लेते, वैसे मराठी में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो आपको समझ में आए कि वैसे मराठी आदमी दो तकिया को दो उषा लेके सोते थे। तो एक दिन एक भामटा पिक्चर आया था मराठी। वो मराठी पिक्चर में 5 हीरो 5 हीरोइन, फर्स्ट इस्टमन कलर पिक्चर। उस टाइम में मेकअप मैन था और मेकअप में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि जो पहले गंजा लगाने में 1.5-2 घंटा लगते थे और उसको असर से आदमी को कैंसर बन जाते थे। तो बड़े एक्टर लोगों ने मेरे बोला, रे तकलीफ है। डॉक्टर लागू भी बोला, प्रमोद कुछ करो, तुम्हारे हाथ में है। सपने में आया, कुछ फॉर्मूला हो गया। तो विदाउट सॉल्यूशन 15 सेकंड में मैंने गंजा बना दिया। इसी से मेरा नाम तो हो गया, बाकी कुछ नहीं है। जिंदगी में आना है तो कंपटीशन किसी के साथ मत करो, जो लाइन में आया है, जो नहीं है उसके साथ करो। मुझे कहा वर्ल्ड का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। मैं कॉमन घर का आदमी हूँ, कॉमन बोलेगा तो कॉमन नहीं हूँ। मेरे घर सभी 8 पीढ़ी डॉक्टर है। मेरे फादर खाली इंजीनियर थे विक्रांत शिप के ऊपर, लेकिन मैं भी डॉक्टर बन गया उनकी इसका एक मन्नत पूरी करने के लिए। लेकिन जब भी दादा, हम लोग शूटिंग करते थे पालघर में और दादा इसी मार्केट तारदेव से पालघर आते थे रात को 1:30-2 बजे और 3, साढ़े 3, 4 बजे थे हंसी मजाक। हम थक जाते थे, लेकिन दादा को क्या बोलेंगे। लेकिन दादा ने एक दिन बोला, डॉक्टर मैं कल आने वाला नहीं है तो आराम से सो जाना। तो ऐसे में हम लोग सो गए। मैंने आज दादा तो नहीं आएंगे। आप जानते हैं विक्रम गोखले करके बड़े एक्टर है, तो और हम एक रूम में सोए थे। दादा फिर भी रात को 1 बजे आ गया तो मालूम पड़ा कि दादा आ गया। हम सो गए थे, बोले चलो एक्टिंग करेंगे सोने का। इतने में दादा ने दरवाजा नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मैंने जाके दरवाजा खोल दिया तो दादा ने अपनी आवाज से बोल दिया, अरे प्रमोद उषा उड़े रे। दादा मेरे कमरे में उषा कहाँ होगा, उषा तो सामने के कमरे में होगा। अरे तेरे सिर के नीचे 2 उषा है ना, उसमें एक उषा मुझे चाहिए बस। तो ये जो होता है, तो एक तकिया है उषा का जो होता है। इसलिए एक दादा का वारसदार एक छोटा सा एक जोक अच्छा बन गया था। इसमें आइडल मैं था महाराष्ट्र के अंदर, तो उसमें एक जोक थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए कि पहले हवलदार हाफ पैंट में थे। हाफ पैंट में कैसे हो गया, बाद में ब्लू था, पहले बाद में खाकी आ गया। तो उसमें बोले खाकी, खा बोले खाओ, तो इसे खाने के लिए आदमी को, ये हवलदार को उसको खाकी ड्रेस आ गया था। तो एक दिन तो दादा ऐसे बोलते थे कि ड्यूटी खत्म करके बस स्टॉप पे आ गया। तो बस स्टॉप में आने के बाद एक लड़की, जैसे अभी फैशन इतना हो गया है, मैं किसी का ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो और फैशन होते हैं कि तंग कपड़ा पहनना, अभी का फैशन तो आ गया है। तो उसको चेन कितना होता है आगे पीछे, जैसा कभी भी इस्तेमाल करो। तो ऐसे एक लड़की पूरा टाइट कपड़ा पहन के अपना फिगर दिखा के रात को 9:30-10 बजे बस स्टॉप में खड़ी थी। और ये हवलदार अपना ड्रेस छोड़ के अपना फुल टाइट पैंट पहन के उसके पीछे आ गया। बस में भी देखा ये लड़की अकेली है, बोला बाजू में खड़ा हो गया। लड़की ने उसको देखा, बोला डरो मत, मैं पुलिस हूँ, कपड़े के ऊपर मत जाना, हमको भी शौक होता है, इसके वास्ते मैंने ये टाइट पैंट मैं ड्यूटी खत्म होने के बाद पहनता हूँ। लड़की को जरा अच्छा लगा। बस आते जाते हैं, लड़की कोई चढ़ता नहीं बस में। इतने में इतने आदमी आ गया, किसी को भी बस नहीं चाहिए था, क्या समझ में नहीं है। बाद में एक बस ऐसा आ गया, वो लड़का आगे गया बस की तरफ से, तो सब पब्लिक उसके पीछे। अरे उनको जो बस चाहिए वो सबको वही बस चाहिए। अबे उधर ऐसा आ गया, पहले आप केजरीवाल का नहीं, इन्हें भी पूछा कि पहले आप।
अभी बस आने के बाद कंडक्टर आ गया, बोले इतना टाइम क्यों लगता है, तो उन्होंने अपना पाँव ऊपर कर दिया, उसका पाँव ऊपर नहीं जा रहा था लड़की का, उन्होंने पीछे हाथ लगा के थोड़ा चेन नीचे कर दिया। अभी मैं तो उसके पीछे था, फिर भी उसका पाँव नहीं ऊपर जा रहा था। सेकंड